प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे आरएल सर्किट। ठीक है, देखिए आरएल सर्किट में क्या है, अब ये करंट जो है यहां से मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसे पास करेगा, तो ये आई और यहां पर ये थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए वी आर, मतलब सेम ही फेज में रहता है, तो हम इसको आई नॉट ले रहे हैं, पी वैल्यू को पास करा रहे हैं दोनों से। ठीक है, अब यहां पर सिमिलरली इंडक्टर का केस है, मैंने भी बताया था करंट लैग करता है इस वाले केस में, तो पोटेंशियल लीड करेगा, तो करंट का तो यही डायरेक्शन रहेगा जो इनिशियल है, तो ये ऐसे है इस तरह से आई नॉट, एंड इंडक्टर क्या करेगा, लीड करेगा, तो एक्स ऊपर रहेगा, कितना क्या है ये वी एल। ठीक है, समझ में आ रही बात है इतनी, तो वी एल तो हो गया इतना ऊपर। अब इसका फेजर डायग्राम ड्रा करो, तो पहले तो ये लिखो, लेट अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल V equal to V naught sin omega t is connected in series combination, connected in series RL circuit। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी? ठीक है, तो हम फेजर डायग्राम यहां पर बनाया, तो कैसा बनेगा बताओ मुझे, व्हाट विल द फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम ऑफ आरएल सर्किट। ठीक है, फेजर डायग्राम ऑफ आरएल सर्किट। आरएल सर्किट का फेजर डायग्राम बनाना है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो देखो, अगर हम आरएल सर्किट का फेजर डायग्राम बनाएंगे तो देखो ये जो होगा वोल्टेज लीड कर रहा है, तो पहले तो क्वाड्रेंट बना लो इस तरह से, और यहां पर ये है वी आर, और ये वाला जो चीज है ये अलोंग द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ये कितना है बताओ मुझे, वी एल है, ये वी एल है। ओके, अब हमें इसका निकालना है ये वैल्यू इस तरह से, तो ये इस तरह से आएगा। अब वी एल जो है ना ये आएगा यहां पर, अब नेट जो पोटेंशियल होगा वो वी होगा, और दैट विल बी इक्वल टू, ये मैं मान रहा हूं वी नॉट है, तो वी नॉट इक्वल टू इतना, तो वी नॉट इक्वल टू तुम क्या लिखोगे बताओ मुझे, वी नॉट इक्वल टू वी एल प्लस वी आर। सिमिलरली जैसे आरसी सर्किट में लिखा था, तो हाउ ये लिखा कैसे, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लो इसमें दिक्कत तो नहीं है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखो इसमें दिक्कत ये होती है बच्चों को कि सर ये पोटेंशियल है और पोटेंशियल को आप वेक्टर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, यही है ना। देखो होता क्या है कि जब हमने फेजर डायग्राम बताया था तो रोटेटिंग वेक्टर का कंसेप्ट बताया था। जब किसी दो रोटेटिंग वेक्टर, मतलब दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच जब फेज डिफरेंस होता है, तो वहां पर हम ये वेक्टर का कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि इसमें फेज एंगल आ गया, कुछ एंगल है, कुछ डिफरेंस आ रहा है फेज का, एंगल का, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और उससे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा इस बात के कि एक स्केलर है। अब देखो ये तो था तुम्हारा वी आर एंड वी एल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो बता मुझे, वो तो है π/2, एंड वी आर एंड वी नॉट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो है फेज फाई। तो यहां पर जो वी नॉट है वो लीड करेगा किससे, करंट से, मतलब करंट लैग करेगा कितना एंगल से, फाई फेज एंगल से। तो यहां पर तुम एक चीज लिख सकते हो, फेजर डायग्राम जो ड्रा करा है इसमें, हेयर करंट तो यही रहेगा, करंट का तो वैल्यू इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो हेयर करंट विल लैग बाय लैग टू वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो मतलब करंट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आई नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस 5। ओके, उसमें लीड कर रहा था तो प्लस लगाए थे। अब चलो यहां पर हम, ये तो फेज का सारा काम हो गया। अब अगर मान लो हमने रिजल्टेंट करंट की वैल्यू निकाली, ठीक है, ये जो V नॉट है ना, उससे हम करंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे ये समझो। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो निकालोगे ना, तो करंट की वैल्यू निकाल, एक्सप्रेशन फॉर करंट। ओके, करंट का एक्सप्रेशन निकालना, समझ में आ रही बात है इतनी? तो करंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट फ्रॉम पैरेललोग्राम, ये जो चीज है ना यहां पर लिख लीजिए, V इक्वल टू V नॉट इक्वल टू VL प्लस VR, और V नॉट है। तो रिजल्टेंट हम निकालेंगे फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ से, रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? V नॉट स्क्वायर अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, और मैंने अभी समझाया कि इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो 2VL इंटू VR कॉस 90। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो कॉस 90 कितना हो जाएगा? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ओके, तो कॉस 0 हो जाएगा, तो हमें बचेगा क्या? ये यहां लिख लो, ये चीजें जो है ना यहाँ पर V नॉट स्क्वायर, अब ये जो चीज होगा वो अंडर रूट होगा VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो 90 तो कॉस 90 तो गया। ओके, तो अब ये V नॉट जो है ना, V नॉट को हम यहाँ पर लिख लिए। अच्छा, यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट लगा देते तो यहाँ का स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो ये I नॉट इंटू XL का स्क्वायर प्लस I नॉट इंटू R का स्क्वायर, तो V नॉट इक्वल टू अंडर रूट I नॉट स्क्वायर XL का स्क्वायर R स्क्वायर। क्या मैं बात समझ में आ रही? तो I नॉट इक्वल टू क्या होगा? V नॉट अपॉन अंडर रूट XL का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, मतलब प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये क्लियर हो गया। अब देखो ये जो चीज है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रेजिस्टेंस की तरह। ओम्स लॉ से देखो, I इक्वल टू V अपॉन R लगाते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं? इम्पीडेंस। इसी का नाम है क्या है? इम्पीडेंस। ठीक है, कैपेसिटर जब रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते थे। इंडक्टर जब रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते थे। यहां पर इंडक्टर एंड रेजिस्टर दोनों मिलके कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। और कैपेसिटर के केस में भी इम्पीडेंस। ओके, तो वहां पर XC प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी एक बार इसको रफ कर देते हैं फिर समझाने। बच्चों अब समझते हैं हम इम्पीडेंस को। ठीक है, उसके बाद हम फेज एंगल निकालेंगे। ठीक है, देखिए कंबाइंड रेजिस्टेंस offered by इंडक्टर एंड रेजिस्टर। ठीक है, इंडक्टर एंड रेजिस्टर या इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, एंड रेजिस्टर is known as impedance। इसको क्या कहते हैं बेटा? impedance। इसी को Z से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही बात है? अब चलो, impedance तो हमें समझ में आया, तो impedance का यहाँ क्या फॉर्मूला होगा बता मुझे? अंडर रूट XL प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो Z इक्वल टू XL की वैल्यू कितनी लिखते हैं हम? बता मुझे। ओमेगा L, ठीक है, प्लस R स्क्वायर, और अंडर रूट 2 पाई F इंटू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो इसी को मैनिपुलेट करके तुम लिख सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने सॉल्व करने की क्या जरूरत है? देखो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर L स्क्वायर। ठीक है, तो ये Z की वैल्यू। अच्छा,
इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पिडेंस, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का जो ऐसा यूनिट होगा वो कितना होगा, इम्पिडेंस विल बी ओम। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह तो बिहेव कर रहा है ओम। और क्या मैं बातें समझ में आ रही, मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह तो ऑफर कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव तो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पिडेंस। क्लियर बात है। अब हमें अगर मान लीजिए इसमें फेज एंगल निकालना है तो फेज एंगल निकालिए, तो फेज एंगल निकालिएगा, फेज एंगल, ओके, फेज एंगल। अब फेज एंगल निकालिएगा तो कितना होगा, tan फाई इक्वल टू क्या होगा बता मुझे, VL अपॉन VR, VL अपॉन VR। क्या यही होगा फेज एंगल, क्या कुछ अलग, यही होगा। तो VL अपॉन VR को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला तुम अगर वैसे दिया रहा है तो लिख सकते हो, या फिर मैनिपुलेट करो इसको, I नॉट इंटू XL अपॉन I नॉट इंटू R। तो tan फाई को क्या लिख सकते हैं, I नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो XL अपॉन R। क्या हमें बातें समझ में आ रही है इतनी, तो ये हो गया यहाँ पर फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL अपॉन R। ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है आपको फेज एंगल निकालने का, ये दोनों फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटर के केस में क्या होगा, ठीक है वो भी समझ लो, कैपेसिटर वाले केस में क्या होगा, इसको रफ कर देता हूं मैं, समझते हैं। फॉर्मूला डेफिनेशन तो यही रहेगा, ठीक है, लेकिन कैपेसिटर के केस में ये जो चीजें है वो नीचे आ जाएगा और हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे इंपेडेंस का वो मैं समझा देता हूं। ठीक है, देखो इन केस ऑफ कैपेसिटर जो होगा इंपेडेंस इक्वल टू कितना होगा, जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, बाकी फॉर्मूला तुम फेज एंगल वो सब जानते ही हो, ये फॉर्मूला होगा और इसी को तुम मैनिपुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c। क्या मैं बातें समझ में आ रही है। तो ये जो होगा इसका यूनिट भी सेम ही है, वैसे ही जैसे रजिस्टर का होगा। तो ये दोनों ही केस में बस तुम फॉर्मूला का अंतर है ये याद रख लो यहाँ पर, वहां पर क्या हो रहा था, ओमेगा एल प्लस आर स्क्वायर, यहाँ 1/ओमेगा c हो रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें बातें तो वही है। क्लियर है या नहीं है, मतलब कैपेसिटर के केस में जस्ट फार्मूला यूज करना है ये वाला, और बाकी इंपेडेंस का तुमको डेफिनेशन पता ही चल गया। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। ठीक है, ये आरसी सर्किट का क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है एक रेजिस्टर है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, मतलब इस तरह का कि ये रेजिस्टर है ये कैपेसिटर है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, किसी सोर्स से जिसका पोटेंशियल जो है ना V जो है वो 2 वोल्ट है, और ये रजिस्टर है, रजिस्टर में 2 ओम है और कैपेसिटर की वैल्यू जो है 3 फैराड है। क्या हमें बातें समझ में आ रही। अब इससे हमें क्या करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालना। पहला जो है वो है XC इक्वल टू 1/ओमेगा c। क्या हमें बातें समझ में आ रही, 1/ओमेगा c को 2πf इंटू c, और चूंकि ये सब चीजें जो दिया हुआ है हमने लिख लिया है पहले, तो 2π के जगह पर लिखेंगे 3.14। फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कितना होगा बताओ मुझे, 3 हर्ट्ज इंटू c, कैपेसिटेंस की जगह पर फिर 3। तो इन सब को जब तुम सॉल्व करोगे, सारे वैल्यू को जब तुम मैनिपुलेट करके निकालोगे तो ये आएगा तुमको 0.0176 इतना ओम। ठीक है, और जब हम दूसरा इसका वैल्यू देखते हैं, दूसरा क्या निकालना है, तो इंपेडेंस Z इक्वल टू कितना हो जाता है, अंडर रूट RC सर्किट है XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, सॉरी प्लस तो आएगा नहीं। अब XC की जगह पर क्या लिखेंगे हम बताइए, 1/ओमेगा c का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, और 1/ओमेगा c की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/2πfc का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, और ये जो होगा 1/2πfc, f लिखो इसकी जगह पर, ये सारे वैल्यू को 2πf, मतलब मुझे लगता है 1/xc जो तुमने वैल्यू निकाली डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, ज्यादा इसको लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं, इसमें वैल्यू पुट करो फिर ये, तो इसका सारा वैल्यू तो तुमको इतना आया ही हुआ है 0.0176।
का स्क्वायर प्लस आर की जगह पर कितना लिखेंगे बेटा 2। ओके, इन सबको जब तुम सॉल्व करोगे, सॉर्ट आउट करोगे, तो ये होगा 2.0007 इतना ओम, क्योंकि इम्पिडेंस है तो ओम का यही यूनिट होता है। अब ये समझ में आ गई बात है, तो थर्ड नंबर में आओ। थर्ड नंबर में क्या होगा, IRMS। तो IRMS क्या होता है, VRMS अपॉन जेड। VRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन जेड। जेड की जगह पर कितना होगा 2.007। ये सब सॉल्व करोगे लगभग 1 एम्पियर के बराबर आएगा इसका। ठीक है, ये सब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर RC सर्किट का है।